Hello everyone and a warm welcome to our channel as we are continuing with our comprehensive revision series. दो चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं. One is our appointment and qualification of directors. Second is our meetings of board and its powers, and third in continuation we will talk about managerial remuneration. तीनों मिला के अच्छा खासा कवरेज ले लेंगे. 35 के आसपास, 30 मार्क के आसपास it can be expected. Okay, so let's start with our revision. Appointment and remuneration of managerial personnel. So basically we are going to talk about two aspects, sir. Appointment and उनकी remuneration. And what do you mean by managerial personnel? MD, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर. आगे चलते हैं. इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशंस की बात करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट डू यू मीन बाय अ मैनेजर? क्योंकि सुना बहुत बार है. टेक्निकली एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 53 में मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल. Manager means an individual who subject to the superintendent's control and direction of the board has the management of the whole or substantially the whole, पूरा या तो almost पूरा, the whole of the affairs of the company, and it includes a director or any other person occupying the position of manager by whatever name called, whether under a service of contract of service or not. तो ये डेफिनेशन इंक्लूसिव की तरह है एंड इट विल इंक्लूड एनी अदर पर्सन, एनी अदर डायरेक्टर जो ये काम कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ बाय वॉट एवर नेम ही मे बी कॉल्ड इन द कंपनी. हम इट इज पॉसिबल दैट वी आर नॉट कॉलिंग हिम अ मैनेजर बट he will be included in the definition of manager because our focus is to see what functions he is performing, right? So he may or may not be a director. Please mark this point, very very important. Managing director, क्या मैं लिख सकता हूं मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स एन इंडिविजुअल? आंसर इज नो, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर इज इट कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. सर डायरेक्टर प्लस उसके ऊपर एक क्राउन रख दिया मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मैनेजिंग का काम उसको एक्स्ट्रा दे दिया, बट प्राइमरीली ही इज अ डायरेक्टर. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, राइट? सो मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, नॉट एन इंडिविजुअल. अ डायरेक्टर who by the virtue of either articles or agreement with the company or any resolution passed by members or board is entrusted with the substantial powers of management of the company. Important matters के साथ उसको हमने वो किया है कि भैया तेरा काम है, तभी यू आर कॉल्ड अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड नॉट ओनली अ डायरेक्टर. And it includes a director. Inclusive definition है, inclusive and exhaustive. I hope it is clear. And includes a director occupying the position of managing director by whatever name called. Again, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, हम देखेंगे भैया काम क्या है और तू डायरेक्टर है क्या, सब्सटेंशियली काम कर रहा है एंड यू आर अ डायरेक्टर, यू विल बी कॉल्ड अ मैनेजिंग डायरेक्टर. अच्छा सर, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट? देखो यहाँ पे एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन ये बता दिया कि सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं होता है. तो ये जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स बताए, जैसे कॉमन सील लगाना, कंपनी का स्टैंप लगाना, कंपनी के सिग्नेचर पे साइन करना, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट से पेपर में आएगा और पूछा जाएगा इज ही अ मैनेजिंग डायरेक्टर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 54? आंसर इज नो. आंसर इज नो, राइट? तो उसमें आप एक्सप्लेनेशन को एक बार रीड करके बता सकते हो कि ओके these acts such as affixing the common seal of the company, draw or endorse any check, सर्टिफिकेट पे किसी साइन करना, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर पे, या रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर का रजिस्ट्रेशन करना. these are very very routine acts that any director can do. ओके, सो दीज आर नॉट सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट. होल टाइम डायरेक्टर, तो सर एक डायरेक्टर रहेगा, दैट हमें समझ आ गया है, नाम से इतना एनालिसिस हो रहा है. सो होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स द डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. तो भैया एक डायरेक्टर जो कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, पार्ट टाइम में नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं है, दैट इज अ होल टाइम डायरेक्टर. सर कैन वी कॉल अ होल टाइम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? यस, आप कह सकते हो. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि ये काइंड ऑफ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. Certain points to be noted. Managing director या whole time director will be a director first and he can be any type of director. सर मतलब एक एडिशनल डायरेक्टर को अगर मैं मैनेजिंग का काम दे दूं, सब्सटेंशियल पावर्स दे दूं, क्या वो एडिशनल डायरेक्टर एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है? आंसर इज यस. सर क्या एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अगर मैं सब्सटेंशियल पावर्स दे दूं, कैन ही बी कॉल्ड अ मैनेजिंग डायरेक्टर? आंसर इज यस. क्या एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है? आंसर इज यस. दीज आर ऑल डायरेक्टर्स. एंड वो डायरेक्टर कैसे बने? एडिशनल बने, ऑल्टरनेट बने, कैजुअल वैकेंसी बने, रोटेशनल बने, नॉन रोटेशनल बने? पॉसिबल है, पॉसिबल है, बस डायरेक्टर होना जरूरी है. क्लियर है? आगे चलते हैं. टू डायरेक्टर्स कैन हैव सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट. सो टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स इन अ कंपनी इज वेरी मच पॉसिबल. सर कैन वन पर्सन बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन टू कंपनीज? यस. अगर ये समझ आ गया, इसका मतलब सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 आपको क्लियर है. 203 में ये चीज पढ़ेंगे. नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड इफ ही इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, तो वो
पूरे टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, सो ही इज नॉट अ मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही इज नॉट अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा, एक कंपनी में 2 होल टाइम डायरेक्टर तो हो सकते हैं, लेकिन क्या एक बंदा 2 कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर बन सकता है? मुश्किल है, बिकॉज हाउ कैन वन पर्सन बी अ होल टाइम एम्प्लॉय इन 2 कंपनीज? हो नहीं सकता ना, मैं तो एक ही जगह पूरे टाइम काम कर सकता हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा बवाल मच सकता है, देयर इज सम कॉन्ट्रडिक्शन पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 203 इन विच वी टॉक अबाउट केएमपी, होल टाइम केएमपी, और वहां पे हम पढ़ते हैं कि भैया 2 कंपनीज में होल टाइम केएमपी वगैरह पॉसिबल, इन सब्सिडियरी इंक्लूडेड, तो वो थोड़ा सा वहां पे इशू आता है, पर देखेंगे वहां पे। अच्छा, इफ आई एम फाइनेंस मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड, am I a manager as per section 2 clause 53? Answer is no, because I am not in charge of whole of the affairs of the company. I am in charge of only and only one division of finance. Section number 196 पे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। 196 सबसेक्शन 1 में प्रोहिबिशन बता दी है कि एक कंपनी एक टाइम पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर और एक मैनेजर को एक साथ नहीं लगाएगी। सर क्यों? बिकॉज बोथ हैव द पावर्स, सब्सटेंशियल पावर्स, एंड इफ कंपनीज एक्ट अलाउज अ पर्सन, 2 persons to hold these positions, मतलब it allows 2 positions to be held together, it may lead to conflict of interest and it may lead to problems in management of the company. सेक्शन 196 सबसेक्शन 2, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, सब कंपनीज पे प्रोहिबिशन लगाई गई है कि अगर नो कंपनी शैल अपॉइंट रीअपॉइंट एनी पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years। तो मैनेजरियल पर्सन का मैक्सिमम टर्म क्या है? 5 years। मैक्सिमम टर्म क्या है? 5 years। एंड अगर रीअपॉइंटमेंट करनी है तो लास्ट ईयर में होगी, रीअपॉइंटमेंट करनी है तो लास्ट ईयर में रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर कि मैनेजरियल पर्सन मींस मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, एंड दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है? ऑब्वियसली प्रोवाइडेड 92 and 137 आर कंप्लाइड विद। ओके, सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशंस। नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू। सर इसका मतलब अगर डिस्क्वालिफाइड है तो अपॉइंट ही नहीं करेगी। सपोज अपॉइंट किया, उस टाइम क्वालिफाइड था एंड बाद में ये डिस्क्वालिफिकेशन उठती है तो कंटिन्यू नहीं करेगी। ओके, सो नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन एज एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर हु इज बिलो द एज ऑफ 21 years और हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 years। तो 70 टच हो चुका है और 21 टच नहीं हुआ है, ध्यान रख लेना। ओके, बट देयर इज फर्स्ट प्रोविजो विद सेज कि यार आपको भी लग रहा होगा सर 70 इयर्स वाले को हमने मना कर दिया, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, कंपनीज एक्ट को भी ये चीज लगी। 21 वाले कम तो बच्चे हैं, तो बच्चे, उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है अभी, बट 70 साल वाला तो एक्सपीरियंस्ड है। सो लेट्स अलाउ हिम टू बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजरियल पर्सन प्रोवाइडेड first there is a special resolution passed by the company which indicates the justification for appointing such person, and second, अगर आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, ठीक है, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, स्टिल आप कर सकते हो उसको अपॉइंट, प्रोवाइडेड उस केस में 2 कंडीशंस कंप्लाई करवानी पड़ेगी। क्या? नंबर 1, वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ दैट मोशन एक्सीड द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द मोशन। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की तरह वो पास हुआ है, मेजॉरिटी स्टिल एग्री कर रहे हैं, लेकिन हाँ 75% मेजॉरिटी नहीं बन पाई, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं बन पाया। एंड इस केस में जब मेजॉरिटी एग्री कर रही है, टेक सीजी अप्रूवल, ठीक है, टेक सीजी अप्रूवल, ठीक है। तो फर्स्ट पहले आप ट्राई करो कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए, उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में उसका जस्टिफिकेशन दे दो, नहीं तो फिर ओआर एंड सीजी का अप्रूवल। सेकंड, क्लॉज नंबर बी, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और हैज एट एनी टाइम बीन एडजज्ड एज एन इंसॉल्वेंट। तो लाइफ में कभी भी आप इंसॉल्वेंट की तरह रहे हो तो अब आप मैनेजरल पर्सन नहीं बन सकते। हैज एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स और मेड एट एनी टाइम मेक्स और हैज मेड एट एनी टाइम अ कॉम्पोजिशन विद देम। तो भैया क्रेडिटर की पेमेंट आपने कभी भी ऐसा हुआ कि आपने कोई उनके साथ कॉम्पोजिशन एंटर किया या पूरी पेमेंट नहीं कर पाए हो या कुछ उनके साथ कॉम्प्रोमाइज एंटर किया, यू कैन नॉट बिकम अ मैनेजरियल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, क्लॉज नंबर डी, हैज एट एनी टाइम बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इधर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड सेंटेंस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months। जनरली हम पढ़ते हैं 164 वगैरह में नॉट लेस देन 6 months, तो यहाँ पे मोर देन 6 months से ध्यान रखना, राइट। अच्छा, एक डाउट आता है, सर क्या मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर के लिए सेक्शन नंबर 164 देखना पड़ेगा? ऑब्वियसली, मैंने क्या बताया था, दीज टू आर डायरेक्टर फर्स्ट, और हर एक डायरेक्टर के लिए 164 लगता है। नेक्स्ट, certain approvals required for terms and conditions of appointment and remuneration, तो subject to the provisions of 197 and schedule number 5 that we are going to study, वो तो comply करना ही करना है। सबसे पहले board of director से आपको approval लेना है regarding the appointment and remuneration। can this be passed by way of circulation? answer is no, ये मीटिंग में किया जाएगा। उसके बाद आपको members का approval लेना है जनरल मीटिंग में, सर स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेना है, OR पास करवाना है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ सकती है, सर कब? जब शेड्यूल नंबर 5 में पार्ट नंबर 1 में आपका कोई वेरिएंस आ जाए, वो पढ़ेंगे अभी नीचे, ठीक है।
तो मतलब सर कैन वी से कि सीजी अप्रूवल हमेशा नहीं चाहिए? यस, सीजी अप्रूवल हमेशा नहीं चाहिए. इट डिपेंड्स वेदर पार्ट नंबर 1 ऑफ शेड्यूल 5 इज कंप्लाइड और नॉट. एक चीज का ध्यान रखना, सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5, अभी नीचे ये वाला जो अप्रूवल्स की बात कही है और उस नीचे अभी सबसेक्शन 5 पढ़ा रहा हूं, दोज आर नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट प्रोविजो पहले पढ़ लेते हैं, डिस्क्लोजर्स. जब भी आप नोटिस दोगे बोर्ड की या जनरल मीटिंग में, उसमें एवरीथिंग विल बी डिस्क्लोज. टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, रेम्यूनरेशन क्या है, कौन बंदा है, उसका रिज्यूमे क्या है, एवरीथिंग. नेक्स्ट, intimation to ROC. Whenever any managerial person is appointed, the company has to file an intimation in form MR1 that is to be filed pursuant to rule number 3 within 60 days with registrar of companies. And sir आपने जो बताया था यहाँ पे सीजी की अप्रूवल लेनी पड़ सकती है, उसके लिए सर क्या फॉर्म फाइल होएगा? सर फॉर्म MR2 फाइल होता है. ठीक है, विदिन 90 डेज, विदिन 90 डेज. ओके. सबसेक्शन 5, सर व्हाट इफ यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंटमेंट अप्रूव कर दी, इसके बाद बंदे ने काम करना स्टार्ट किया और उसके बाद मेंबर्स ने अप्रूवल दी नहीं, तो फिर इसके बीच में जो काम किए जाएंगे क्या ये वैलिड रहेंगे? सर आपने इसके बारे में कुछ बताया था कल की क्लास में. यस, हमने इसको सेक्शन 176 के साथ लिंक किया था, वहां पे भी बताया था कि क्या ये काम वैलिड रहेंगे. आंसर इज यस. तो क्विकली यहाँ पे देख लो कि इफ members do not approve the appointment, managerial person सोच रहा है will my acts be valid? Answer is yes. अब 176 में अगर कोई बात आती है तो उसमें देखना कि 176 की चीजें लग रही है या 196(5) की लग रही है. ओके. अगर ये स्पेसिफिक केस है मैनेजरियल पर्सन का वेयर मेंबर्स अप्रूवल इज नॉट ग्रांटेड, देन 196(5) कोट करना पड़ेगा. हालांकि दोनों का कॉन्सिक्वेंस एक ही बन के आता है कि मैनेजरियल पर्सन एक्ट्स आर वैलिड. I hope this point is absolutely clear. I am extending this discussion to a question asked in ICI exams that if the board of directors approve the appointment of one managerial person and thereafter members also approve that particular appointment of the managerial person, and if let's say CG's approval was required but CG approval was not received, CG ने मना कर दिया, अब क्या एक्ट्स वैलिड रहेंगे? तो आप क्या लिखोगे? कंपनीज एक्ट डज नॉट डील विद दिस सिचुएशन स्पेसिफिकली, बट परसुएंट टू सेक्शन नंबर 196(5) वी कैन अप्लाई द सेम प्रोविजंस एंड लॉजिकली प्रैक्टिकली हम वो एग्जैक्टली सेम प्रोविजंस लगा सकते हैं कि till that particular date when we came to know that CG is not approving the appointment, all those acts of managerial person will be valid. तो हम सेम टू सेम कॉन्सिक्वेंस लगा के आ सकते हैं. क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें. Now let's talk about schedule number 5, part number 1. All these conditions are required to be fulfilled if you want to go for appointment without the approval of the central government. First, he had not been sentenced to imprisonment for any period, एक दिन भी नहीं, or any fine exceeding ₹1,000. सर इफ ऑफेंस गेट्स कंपाउंडेड, क्या फिर उसमें हमें ये देखना है कि इसके अंदर क्या वो फॉल करेगा? आंसर इज नो. कंपाउंड हो गया तो फिर वो फाइन नहीं मानी जाती, आप उसमें से बच गए. अच्छा, क्या हुआ है आपको ये इंप्रिजनमेंट या फाइन क्यों लगी? फॉर कन्विक्शन ऑफ सर्टन एक्ट्स, इनकम टैक्स एक्ट वगैरह ऐसे 19 एक्ट है, लर्न करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, ही हैड नॉट बीन डिटेन्ड फॉर एनी पीरियड अंडर कॉफेपोसा एक्ट, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974. सर सिर्फ कॉफेपोसा लिख के आएंगे तो नंबर कट सकते हैं इन माई ओपिनियन, बाकी आप रिस्क ले सकते हो. ठीक है. सो नॉट बीन डिटेन्ड फॉर एनी पीरियड, यहाँ पे भी एनी पीरियड, सर 1 घंटे के लिए भी नहीं चलेगा. ओके. क्लॉज नंबर सी, ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड नॉट अटेंड द एज ऑफ 70 ईयर्स. तो वही बात होगी डिस्क्वालिफिकेशन वाली कि लेस देन 21 नहीं होना चाहिए. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे 70 साल वाली चीज आप बच सकते हो अगर आप एक SR पास कर देते हो. लेकिन सर 196(3) में, अभी मैं लिंक कराऊंगा 196(3) को, बस समझ लो एक सेकेंड. 196(3) के हिसाब से भी अगर मैं सोचूं, मेरा SR सपोज नहीं पास हो पाया बट मेजॉरिटी इज एग्रीइंग टू इट एंड मैं सीजी अप्रूवल ले लेता हूं, तो फिर यहाँ पे वो मेरा काम चल जाएगा क्योंकि आप सीजी अप्रूवल ले रहे हो. ठीक है. ओके. एंड ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया. सर ये वाला जो कंडीशन है ना, एक्सप्लेनेशन 2 ने बोला रेसिडेंट वाली कंडीशन जो है नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की कंपनीज के लिए नहीं लगती. बस एक बार रीड करके छोड़ दो. सर व्हाट डू मीन बाय रेसिडेंट इन इंडिया? फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल, रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूड्स अ पर्सन जो कि रह रहा है इंडिया फॉर मिनिमम 12 मंथ्स, सो नॉट लेस देन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब वो बाहर से आया है, 12 महीने नहीं रह रहा लेकिन बाहर से आया है. सो एंड who has come to stay in India for taking up employment or for carrying on business or vocation in India. तो ऐसे जने को भी, क्योंकि ये जने तो भी आए हैं ना इस काम के लिए बाहर से, तो ये 12 महीने वाली कंडीशन में नहीं फॉल करेंगे, लेकिन इस वाली कंडीशन में आ जाएंगे एंड हेंस विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया. क्लियर. 2 चीजों का ध्यान रखना, इन दोनों केस में, ए और बी के केस में अगर आपको सीजी की अप्रूवल मिली
तो क्या आपको दोबारा सपोज फॉर एग्जांपल सीजी की अप्रूवल ले ली और उसके बाद एक और अपॉइंटमेंट हो रही है, उसके बाद एक और अपॉइंटमेंट हो रही है अलग अलग कंपनीज में, ठीक है, एंड इफ डू यू द क्वेश्चन इज डू यू रिक्वायर सीजी अप्रूवल ड्यूरिंग एवरी सच अपॉइंटमेंट, क्योंकि आप इन वाले क्लॉजेस में पढ़ रहे थे ए या बी में, आंसर इज नो, प्रोवाइडेड आप दोबारा इन कन्विक्शंस में नहीं फॉल करते। तो कह सकते हैं वंस सीजी अप्रूवल इज रिसीव्ड इट होल्ड्स गुड अंटिल एंड अनलेस यू आर अगेन कन्विक्टेड फॉर दीज ऑफेंसेस। ओके, आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 2, रेम्यूनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन क्या है रेम्यूनरेशन की? रेम्यूनरेशन मींस मनी और इक्विवेलेंट गिवन और पास टू एनी पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम एंड इंक्लूड्स परक्विजिट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, नॉट अ वेरी बिग थिंग। कुछ परक्विजिट्स को हम बाहर करेंगे, अभी नीचे पढ़ेंगे। अच्छा सर, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही दोनों सेक्शन बन के आते हैं, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 इज द केस व्हेन कंपनी हैज एडिक्वेट प्रॉफिट्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय एडिक्वेट प्रॉफिट्स? प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, इसको कराने से पहले मैं जरा लिंक करा दूं 196(3) और इस वाले पार्ट नंबर 1 को। सी 196(3) जो है ना, 196(3) में इफ देयर इज एनी डिस्क्वालिफिकेशन देन उसके अंदर सीजी अप्रूवल से काम नहीं चलता, लेकिन पार्ट नंबर 1 में डिस्क्वालिफिकेशन है तो उस केस में आपका काम चल जाता है, क्योंकि सीजी अप्रूवल से कॉन्डोनेशन मिल सकती है, कॉन्डोनेशन मिल सकती है। तो पेपर में ध्यान रखना कि 196(3) और पार्ट नंबर 1 दोनों लग रहे हो तो फाइनल कंक्लूजन बनेगा कि मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट नंबर 1 कैन बी मैनेज्ड बाय सीजी अप्रूवल। 196(3) में सीजी अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, तो 196(3) में फंस गया तो मैनेजरियल पर्सन नहीं बन सकता। नेक्स्ट, नाउ देर आर बेसिकली 3 ब्रॉड केसेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली कंपनी के पास या तो हो सकते हैं एडिक्वेट प्रॉफिट्स, या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, या तो फिर लॉसेस। इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स मतलब मुझे जितना पेमेंट करनी थी रेम्यूनरेशन की उतने प्रॉफिट्स नहीं है, इससे ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, right? So in part number 2 section number 1 where the company has adequate profits, entire matter is handed over to section number 197। जल्दी से बताओ वहां पे क्या क्या परसेंटेजेस पढ़ते हैं? सर 11 पढ़ते हैं, सर 1 पढ़ते हैं, सर 3 पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, राइट? ऐसे करके हम अलग अलग परसेंटेजेस पढ़ते हैं, क्लियर है? एंड 10 तो वो देखते हैं, अभी सारा कुछ करेंगे। ओके, सेक्शन नंबर 2, नो या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। नो या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स मतलब अगर मेरे लॉसेस है या फिर इतने प्रॉफिट नहीं है जितने मुझे चाहिए थे, ठीक है, तो स्टिल आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो। लास्ट ईयर अमेंडमेंट आ चुकी है। अर्लियर इन केस ऑफ नो और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स रेम्यूनरेशन वाज अलाउड ओनली टू मैनेजरियल पर्संस, लेकिन नाउ इट इज अलाउड टू अदर डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज वेल। इसीलिए अब नाम क्या दिया है? इट मे पे रेम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पर्सन और अदर डायरेक्टर। अदर डायरेक्टर का मतलब क्या है? सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। लिमिट्स ये आइटम नंबर ए में दे रखी है, ये आइटम नंबर ए में दे रखी है। इसमें बस ध्यान रखना कि 5 करोड़ वाला अगले वाले में है, मतलब लेस देन 5 CR है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे लेस देन 100 करोड़, यहाँ पे 100 करोड़ टच हो रहा है, तो जरा लिमिट्स का ध्यान रखना। ICA अगर 100 करोड़ दे देता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लिमिट गलत कर देते हैं। बाकी बस इसको तो आपको रट्टा मारना है, इसमें कुछ समझना नहीं है, सिवाय 2 चीजें बता रहा हूं। दिस इज मैक्सिमम रेम्यूनरेशन एक बंदे को 1 साल के लिए, ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना, एक बंदे को 1 साल के लिए, ठीक है। फॉर अ मैनेजरियल पर्सन इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। इसी तरीके से फॉर अदर डायरेक्टर्स इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना, उसको इस पर्टिकुलर लिमिट्स के हिसाब से चेक करना और फिर कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर पे प्लीज गलती मत करना, नहीं तो फिर ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। अगर इन लिमिट्स के ऊपर जाना है बिल्कुल पॉसिबल है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लेना। एंड सपोज ये बात 1 साल की जगह 6 महीने की जा रही है तो उसको भैया प्रो राटा भी मार देना, प्रो राटा भी मार देना। आइटम नंबर बी, व्हाट अबाउट दोज मैनेजरियल पर्सन्स या दोज डायरेक्टर्स, अदर डायरेक्टर्स हु आर फंक्शनिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक लीगल गलती हो चुकी है कि पहले प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले लोगों के लिए, आपको भी सुन के लग रहा होगा कि ये लोग प्रोफेशनल में काम कर रहे हैं, हम इसका एक अलग डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें रेम्यूनरेशन की लिमिट्स कुछ और होनी चाहिए थी, और पहले अलग थी, पहले कोई लिमिट नहीं होती थी, उसके बाद लिमिट लगा दी और प्लस कंडीशंस और लगा दी है। मतलब कंडीशंस उन्होंने वही वाली रखी जो कब थी, वो कंडीशंस जब अनलिमिटेड रेम्यूनरेशन अलाउ करी गई थी, और इन्होंने लिमिट चेंज कर दी। तो भैया इन शॉर्ट कोई फायदा तो मिला ही नहीं, बल्कि इसको और दिक्कत वाली बात कर दी। तो देखो क्या, तो अब इसमें रेम्यूनरेशन लिमिट क्या लगा दी? वही आइटम नंबर ए वाली ऊपर जो हमने पूरी की पूरी टेबल पढ़ी। तो देख लो, इन दीज केस ऑल्सो प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑल्सो रेम्यूनरेशन एज पर आइटम नंबर ए में बी पेड इफ सच मैनेजर पर्सन और अदर डायरेक्टर। और ये कंडीशंस उन्होंने और ठोक दी। तो देखो क्या कंडीशन है? ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन विद एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड वेयर द कंपनी ऑपरेट्स, नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट और रिलेटेड टू डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो प्रीवियस 2 years और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। किसके अंदर? कंपनी, कंपनी की होल्डिंग या कंपनी की सब्सिडियरी।
Similarly, not having any interest in the capital directly or indirectly or through any other statutory structure. तो कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए मुझे अगेन इन द कंपनी, डायरेक्ट कंपनी की होल्डिंग कंपनी या कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी। तो इंटरेस्ट भी हटा दिया, रिलेशन टू डायरेक्टर्स भी हटा दिया, रिलेशन टू प्रमोटर्स भी हटा दिया। अच्छा सर, आपको एक डाउट आ रहा होगा, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है सपोज एंड उसको ईसॉप वगैरह मिलते हैं, आपने देखा होगा ईसॉप्स वगैरह आजकल बहुत कॉमन है, तो छोटा मोटा ईसॉप तो अलाउ कर दो ना, क्योंकि मना क्यों, मतलब अगर मैं ईसॉप के बारे में कोई बात ना करूं और उसको ईसॉप मिल जाता है, फॉर एग्जांपल 0.1% का शेयर कैपिटल का 0.1% का कुछ उसको मिल जाता है, और उस केस में फिर वो इस इंटरेस्ट में अटक जाएगा एंड इस केस में फिर वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक डीमिंग प्रोविजन लगा दिया कि इफ ही इज होल्डिंग शेयर्स मैक्स टू मैक्स 0.5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अंडर एनी स्कीम फॉर्मुलेटेड एग्जांपल ईसॉप, तो इसको मान लेंगे कि भैया तेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाटा बाय बाय हो जा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है प्रोफेशनल कैपेसिटी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट नीड टू बी कंप्लाइड फॉर रेम्यूनरेशन एज पर आइटम नंबर ए एंड आइटम नंबर बी। तो ऊपर के दोनों ही आइटम्स के लिए, नॉर्मल या फिर प्रोफेशनल के लिए, ये कुछ और कंडीशंस आपको कंप्लाई करवानी है एज पर सेकंड प्रोविजो। पेपर में इसको लिखना बहुत जरूरी है, चाहे 4 नंबर का पेपर क्वेश्चन है चाहे 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये चारों कंडीशंस लिखना बहुत जरूरी है। First, the payment needs to be approved by board resolution and if section 178(1) applies, सर 178 पढ़ा था, दो कमिटीज पढ़ी थी, एनआरसी एंड एसआरसी, तो उसमें से नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी अगर लग रही है तो उसका भी अप्रूवल चाहिए। तो बोर्ड का तो चाहिए ही चाहिए, 178 के हिसाब से एनआरसी का भी रिक्वायर्ड हो सकता है। नेक्स्ट, देयर शुड बी नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ बैंक, पीएफआई, एनसीडी एंड एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो बैंक, पीएफआई, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर या एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये जरा ध्यान रख लेना, आगे एक दो जगह और आएगा। ठीक है, तो देयर शुड बी नो डिफॉल्ट इनके केस में। लेकिन सर अगर डिफॉल्ट है तो क्या करे, उनका प्रायर अप्रूवल ले लो, मना नहीं कर रहे पर उनसे अप्रूवल ले लो। और ये अप्रूवल कब लेना है, बिफोर यू टेक अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग। व्हाई, बिकॉज इफ दे डू नॉट ग्रांट द अप्रूवल एट द फर्स्ट प्लेस, जनरल मीटिंग बुला के मेंबर्स का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। यस सर, समझ आ गया। थर्ड क्लॉज, ओआर या एसआर हैज बीन पास्ड फॉर पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एज पर आइटम नंबर ए। अगर नॉर्मल केस है तो ओआर से काम चल जाएगा, इफ लिमिट्स आर बीइंग एक्सीडेड एसआर से काम चलेगा। एंड देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात कह दी, एसआर हैज बीन पास्ड फॉर पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एज पर आइटम नंबर बी। मतलब इस आइटम नंबर बी के लिए एक तो आपने रेम्यूनरेशन का कोई फायदा दिया नहीं, लिमिट्स आपने आइटम नंबर ए की रख दी, ये तीन कंडीशन और ठोक दी और उसके ऊपर बोल दिया कि भैया मुझे एसआर भी चाहिए। यहाँ पे ओआर से काम नहीं चलेगा, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे एसआर बोल दिया कि भैया एसआर भी पास करना है आपको इन केस ऑफ आइटम नंबर बी, ओआर से काम नहीं चलेगा। और सर ये ओआर या एसआर की वैलिडिटी क्या है, 3 साल। एमसीक्यू में बहुत बच्चों को ये चीज पता नहीं होती है, ध्यान रखना, 3 साल बाद दोबारा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और ये जनरल डिस्क्लोजर्स की बात करी गई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेक्शन नंबर 3, रेम्यूनरेशन बाय पेबल बाय कंपनीज व्हिच हैव नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सर सिंपल सी बात है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं जिसके अंदर कंपनी के पास एक अंडरस्टैंडेबली ज्यादा पैसा नहीं होने वाला है और उसको पे करना है अमाउंट, तो यार उस केस में ना हम टेबल नहीं लगा सकते क्योंकि ये सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं। अभी पढ़ेंगे क्या है, तो उस केस में वी आर अलाउइंग द कंपनी टू पे एक्सेस। तो देखो, इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अ कंपनी में पे रेम्यूनरेशन टू अ मैनेजरियल पर्सन और अदर डायरेक्टर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 2। वो टेबल भूल जाएंगे, टेबल को भूल जाओ, टेबल को टाटा बाय बाय करो। सर क्या है वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, 3 पढ़ने हैं, 3 केसेस पढ़ने हैं। फर्स्ट, एक्सेस ऑफ द लिमिट्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 1 और 2 इज पेड बाय एनी अदर कंपनी। मतलब एक्सेस पार्ट कोई और पे कर रहा है, मैं तो पे कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो मेरे ऊपर क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाओगे। और सर वो अदर कंपनी इज इधर अ फॉरेन कंपनी, और अगर फॉरेन कंपनी नहीं है बट उसने जनरल मीटिंग में अप्रूवल ले ली है अपने मेंबर से, तो भैया उनके मेंबर्स को कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्सेस पार्ट पे होने दो ना। ठीक है, अच्छा, एंड ऑल्सो वो जो अदर कंपनी है ना, इट ट्रीट्स दिस पर्टिकुलर एक्सेस पार्ट एज अ पार्ट ऑफ इट्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन फॉर 197 एंड इट्स टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग सच अमाउंट इज विद इन परमिसेबल लिमिट ऑफ 197। मतलब वो अपने लिमिट्स में ही काम कर रही है, इंक्लूडिंग दैट एक्सेस पार्ट टेकन इन इट्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो वो प्रॉफिट कमा रही है, उसको देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, वेयर द कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। आजकल आपको पता है स्टार्टअप कंपनीज तो लॉस बनाती है, लेकिन उसको 7 साल तक ये एग्जेम्पशन दे रखी है कि आप पे करते जाओ एक्सेस, कोई दिक्कत नहीं है। नई कंपनी में बड़े बड़े लोग चाहिए होते हैं, एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं जिनको पेमेंट करनी पड़ती है सैलरी की, और कंपनी के पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज अ सिक कंपनी एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ विच रिवाइवल और रिहैब स्कीम हैज बीन ऑर्डर्ड बाय बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। और ये कब तक एक्सेस पेमेंट कर सकती है, 5 years फ्रॉम द सैंक्शन ऑफ द स्कीम। इसी तरीके से अगर कोई रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है एनसीएलटी के द्वारा, जल्दी से बताओ, सेक्शन बताओ आईबीसी का, कहां पे होता है रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव, सेक्शन
1, ठीक है। तो उसके अंदर अगर कोई प्लान अप्रूव हो रखा है जिसमें बोल रखा है कि इतनी इतनी रेम्यूनरेशन देनी है, तो इट में एक्सीड द अबाउट लिमिट्स, कोई इशू नहीं है। और कब तक पेमेंट हो सकती है? 5 साल तक। या फिर द रेम्यूनरेशन हैज बीन फिक्स्ड बाय बीआईएफआर और एनसीएलटी, तो ये जनरल केस है, बस लर्न करना है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन केस कि किसने अप्रूव कर रखी है। कंडीशंस टू बी कंप्लाइड, हमने 3 सर्कमस्टांसेस तो बता दिए, इसके रिस्पेक्ट में ना कुछ कंडीशंस का कंप्लायंस कर लेना भाई, ठीक है। देख लेते क्या क्या है। कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 2, जो ऊपर हमने सेकंड प्रोविजो में कंडीशंस पढ़ी ना, बोर्ड का अप्रूवल, एनआरसी का अप्रूवल, डिस्क्लोजर्स, ओआरएसआर, वो सारा तो करना ही करना है। उसको ऐड, उसमें एडिशन कर लेना फॉलोइंग 3 कंडीशंस का। फर्स्ट, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन पैरा नंबर ए, ये रहा पैरा नंबर ए, वेयर सम अदर कंपनी पेइंग द एक्सेस पार्ट, तो उस वाले में तो हम खुद ही कह रहे हैं कि कोई और कंपनी पे कर रही है, लेकिन उसको छोड़ के जो बाकी के दोनों सेट है बी और सी, इसके अंदर यू हैव टू एंश्योर दैट द मैनेजरल पर्सन इज नॉट रिसीविंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम एनी अदर कंपनी। सेकेंड, द ऑडिटर या फिर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, और सीएस नहीं है तो फिर कोई भी सीएस इन प्रैक्टिस, ही हैज टू सर्टिफाई 2 थिंग्स। फर्स्ट, secured creditors and term lenders have stated in writing that they have no objection for the appointment and payment of remuneration, ठीक है। तो दो ही दोनों से लेना है, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड टर्म लेंडर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और बाकी के लोग गए टाटा बाय बाय। ओके, इस चीज का सर्टिफिकेट किसके साथ फाइल करना है? फॉर्म नंबर MR1। सर किस चीज के लिए फाइल होता है? मैनेजरियल पर्सन की अपॉइंटमेंट के लिए। सर किसके पास फाइल होता है? ROC। सर कब तक फाइल होता है? 60 डेज, ठीक है। ऐसी गलती मत करना कि ये भूल जाओ सारी चीजें, बेसिक्स है। कहां पढ़े थे MR1 और MR2? जल्दी से बताओ, ठीक है, यहां पे पढ़ा था। प्लीज ये बेसिक्स भूलने नहीं है, फॉर्म्स वगैरह पेपर में लिख के आने हैं। अच्छा, सेकंड सर्टिफिकेशन देना है कि क्रेडिटर्स के रिस्पेक्ट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारे क्रेडिटर्स लेने हैं, सारे क्रेडिटर्स लेने हैं, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक क्रेडिटर्स का ही हमें रेफरेंस चाहिए राइटिंग में। एंड ऑल ड्यूज टू डिपॉजिट होल्डर्स आर बीइंग सेटल्ड एट द ऑन टाइम, इसका कोई सर्टिफिकेट आपको फाइल नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। अदर डायरेक्टर का मतलब समझा दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये मैं आपको बता चुका हूं। सेक्शन नंबर 4, सर्टेन परक्विजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ऑल मैनेजरियल पर्संस, सारे मैनेजरियल पर्सन के लिए ये 3 पर्टिकुलर परक्विजिट्स को हम बाहर कर देंगे। क्या? कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड सच एज पीएफ, सुपर एन्युटी, अलग अलग, सिंगली और पुट टुगेदर, एंड दोज विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आईटी के एक्ट के हिसाब से अगर काम करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ग्रेच्युटी पेबल मैक्स टू मैक्स 15 डेज, जैसे हम करते हैं ना 15/26 आईपीसीसी में पड़ा होगा, तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इससे ज्यादा दोगे तो बैलेंस वाला पार्ट आपका इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ मंथ सैलरी आप देखना, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन पूछ सकते हैं आपसे। लीव एनकैशमेंट प्रोवाइडेड इट इज नॉट पेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द सर्विस, इट इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ सर्विस। एंड दीज आर 3 एग्जेम्पशंस, मतलब 3 परक्विजिट्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे, बट ये सारे मैनेजरल पर्सन के लिए नहीं, ये अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों मतलब सर एक्सपैट पोजीशन सुनिए, एक्सपैट, एक्सपैट्रिएट मतलब एक्सपैट मैनेजरल पर्सन के लिए। तो सर एक्सपैट के लिए ये 3 भी बाहर होंगे और ये 3 एक्स्ट्रा बाहर होंगे। क्लियर है? पढ़ो क्या क्या। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, लेकिन ध्यान रखना ये मैक्स टू मैक्स 2 बच्चों के लिए मिलेगा जो कि कहां पढ़ रहे हो, इधर इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सर मैक्सिमम कितना? 12,000 पर मंथ पर चाइल्ड, और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस। तो 15,000 का खर्चा करोगे तो 12,000 मिलेगा, 10,000 का खर्चा करोगे तो 10,000 मिलेगा। नेक्स्ट, हॉलीडे पैसेज फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग आउटसाइड इंडिया या फिर फैमिली जो बाहर रह रही है। रिटर्न हॉलीडे, रिटर्न मतलब जाना एंड फिर आना, तो रिटर्न हॉलीडे पैसेज आपको मिलेगा। अगर सर आप नॉर्मल इकोनॉमी क्लास से जा रहे हो तो फिर साल में एक बार मिल जाएगा ये वाला एग्जेम्पशन, आपको एक बार आप हॉलीडे पैसेज लेके उसको एग्जाम करवा सकते हो मैनेजरल रेम्यूनरेशन से। लेकिन आप बिजनेस क्लास में जा रहे हो, बड़े महंगे खर्चे कर रहे हो, तो फिर 2 साल में एक बार मिलेगा, ठीक है। सो डिपेंड्स कि उसका क्या मन है। एंड दिस इज अलाउड टू द चिल्ड्रन एंड टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ स्टडी, या जहां पे भी वो बाहर रह रहे हैं, अगर वो इंडिया में नहीं रह रहे। अगर इंडिया में रह रहे हैं तो फिर हॉलीडे पैसेज की बात आपको अलाउड नहीं करी जाएगी, क्योंकि फिर तो आप सारे एक साथ रह रहे हो, फिर हम आपको एग्जेम्पशन क्यों दे? आप घूमने जा रहे हो तो जाओ, अगर उसके लिए आपको पेमेंट की जा रही है तो वो मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट मान ली जाएगी। LTC लीव ट्रैवल कंसेशन मिल रहा है सेल्फ या फैमिली के लिए, प्रोवाइडेड इट इज एज पर द रूल्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, where it is proposed that the leave be spent in the home country instead of anywhere in India। अगर इंडिया में घूम रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिली जाएगी। होम कंट्री में जा रहा है यार, एक्सपैट बंदा है, यूएस का बंदा है, जा रहा है LA वगैरह घूमने, ठीक है। अच्छा,
मीनिंग ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, यू हैव टू इंक्लूड सारी नॉर्मल चीजें यार, बिल्कुल इसमें कोई अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूड करना है, शेयर एप्लीकेशन मनी एक्सक्लूड करना है, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता इसके अगेंस्ट कौन से शेयर्स अलॉट होने वाले हैं, अभी अलॉटमेंट हुई नहीं है। या फिर एडवांस अगेंस्ट शेयर्स भी इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि अभी हमने मंगवाए नहीं है, आपने एडवांस दिया है। शेयर प्रीमियम ऐड करना है, रिजर्व सरप्लस असली वाले, रिवैल्यूएशन वगैरह बेकार होते हैं, असली रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व, पीएनएल बैलेंस, ये सारा आपको इंक्लूड करना है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स आपको जो एक साल बाद रीपे करने उसको इंक्लूड करना है। एंड उसके अंदर यू हैव टू एक्सक्लूड वर्किंग कैपिटल लोन्स, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होते हैं। ओडी वगैरह आपको माइनस करना है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन्स नहीं लेना है अनलेस फंडेड। फंडेड मतलब बेसिकली आपने एक लोन ले रखा है फॉर इंटरेस्ट, मतलब इट इज कन्वर्टेड इनटू काइंड ऑफ अ लोन ओनली, राइट? तो फंडेड है तो इंक्लूड करना है, फंडेड नहीं है तो इंक्लूड नहीं करना है। तो ऐसे लर्न कर लो कि भैया फंडेड है, फंड है तेरे पास तो फिर इंक्लूड हो जा, नहीं है तो फिर टाटा बाय बाय हो जा, ठीक है? बाकी बैंक गारंटी वगैरह भी आपको एक्सक्लूड करनी है एंड कोई भी शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट भी आपको एक्सक्लूड करना है। अच्छा, अब इफेक्टिव कैपिटल मतलब कंपनी में पैसा। सपोज कंपनी ने 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसी बाहर केस में, तो भैया कंपनी में तो इफेक्टिव कैपिटल तो रहा ही नहीं ना, तो इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर देंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्योंकि उसका तो रोज का काम है इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट लाना। क्लियर है ये चीज? ओके। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये सारी चीजें माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें असली कैपिटल चाहिए, ये नकली, ये बेकार चीज है, इसको राइट ऑफ करो। अच्छा, इफेक्टिव कैपिटल कब कैलकुलेट करनी है? अपॉइंटमेंट इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस साल इनकॉर्पोरेट हुई है उसी साल अगर अपॉइंटमेंट होती है तो यू हैव टू कैलकुलेट ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यू हैव टू कैलकुलेट दिस इफेक्टिव कैपिटल ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। एंड इन एनी अदर केस इट यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अगर 18-19 में अपॉइंटमेंट होती है तो भैया आपको 31 मार्च 18 लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द अपॉइंटमेंट ईयर आपको अपॉइंटमेंट करनी है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल आपने एक्सपैट और इसके अंदर फैमिली वगैरह वर्ड यूज किया है, उसका मतलब क्या है? स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स। तो इंडिपेंडेंट होंगे तो बाहर कर देना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। नेगेटिव इफेक्टिव कैपिटल मतलब लेस देन 0, कोई दिक्कत नहीं है। एनआरसी वाइल अप्रूविंग द रेम्यूनरेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को काउंट इन करेगी कि भैया रेम्यूनरेशन कैसे देनी है, टर्म्स क्या है, काम क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है कंपनी का, उस बंदे का, तो एवरीथिंग वेरी वेरी नॉर्मल। रेम्यूनरेशन एज पर सेक्शन 278 जो हमने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी, एंड इट इंक्लूड्स रीइंबर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू द मैनेजरल पर्सन, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस पर्सनल होते हैं तो उसका भी अगर आप रीइंबर्समेंट दे रहे हो तो हम उसको सैलरी में ले लेंगे। क्लियर है ये चीज? Okay. Remuneration payable to a managerial person in 2 companies. Subject to the above sections, a managerial person shall draw remuneration from one or both the companies provided total remuneration does not exceed higher maximum limit from any one of them. Higher maximum limit from any one of them. तो दोनों कंपनीज में से एक हायर ले लेना, टोटल कर लेना, उस टोटल को उस हायर से कंपेयर कर लेना, उसके नीचे है तो ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर्टन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है इन पार्ट नंबर 3, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, एक बार रीड करके छोड़ देना। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन शैल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ये हमें पता है 196 में पढ़ लिया है। ऑडिटर और सीएस और वेयर देयर इज नो सीएस इन होल टाइम प्रैक्टिस शैल सर्टिफाई दैट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस शेड्यूल हैज बीन कंप्लाइड विद, तो वो कहेगा भैया शेड्यूल 5 कंप्लाई हो चुका है, एंड ये सर्टिफिकेट भी आपको MR1 के साथ फाइल कर लेना है 196(4) में जो ROC के पास जाता है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 सीजी एग्जाम कर सकता है तो कर देगा, तो देख लेंगे क्या दिक्कत है। नेक्स्ट 197 व्हेन कंपनी हैज प्रॉफिट्स, पैसा ही पैसा होगा, एडिक्वेट प्रॉफिट्स है। ठीक है, तो टोटल लिमिट लगाएंगे सबसे पहले तो सारे डायरेक्टर्स को इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, सारे डायरेक्टर्स को इंक्लूडिंग द मैनेजरियल पर्संस, मैक्स टू मैक्स कितनी पेमेंट होएगी? 11%। मैक्स टू मैक्स कितनी पेमेंट होएगी? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर विच आर कंप्यूटेड एज पर 198। एंड ऑब्वियसली 198 की कैलकुलेशन में आप एक खर्चा डेबिट नहीं करोगे, कौन सा? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का, क्योंकि वही आप निकालने वाले हो, तो दिमाग में कोई रिवर्स कैलकुलेशन, बैक कैलकुलेशन, एक्स लेके हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे, वैसा नहीं करना है। नेक्स्ट, सर 11% से ज्यादा पे करने का मन कर रहा है, कर दो, मेंबर से अप्रूवल ले लो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दो। ठीक है, exemption एक, section 197 is not applicable on a government company and on a private company. Please understand that this exemption does not come from any exemption notification because 197 बात करते वक्त ही लिखता है पब्लिक कंपनी, hence 137 and 92 का कंप्लायंस की जरूरत नहीं है, उसी का मैंने यहाँ पे एक नोट दे रखा है। तो सर पब्लिक कंपनी पे लगेगा प्लस
प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में उन प्राइवेट कंपनीज को अपने अंदर समेट लिया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब कुछ बात करेंगे हम स्पेसिफिक परसेंटेजेस की, रेम्यूनरेशंस की। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो फॉलोइंग लिमिट्स कैन बी एक्सीडेड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो बात करो कि हाँ भाई तू कौन है, तू मैनेजरल पर्सन है या तू अदर डायरेक्टर है। सर मैं मैनेजरल पर्सन हूं, मतलब अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर हो इधर आओ, अच्छा WTD हो इधर आओ, अच्छा मैनेजर हो इधर आओ। तो अगर आप में से कोई एक ही है ना तो आपको मैक्स टू मैक्स 5% की पेमेंट दी जाएगी। खुश? यस सर। अगर आपसे ज्यादा है कोई तो आपको टोटल 10% की पेमेंट करी जाएगी। यहां पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक एरिया पॉसिबल है जिसको हम क्लास में इंटरप्रेट करते हैं एंड वाले खेल के ऊपर। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और एक होल टाइम डायरेक्टर है तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर को मैक्स टू मैक्स कितनी पेमेंट दे सकता हूं? अगर आपके दिमाग में आंसर आ रहा है सर कितना भी पे कर दो टोटल 10 रह लेना, इसका मतलब गलत है, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 5% ही पेमेंट करी जा सकती है, क्योंकि इसको 5 और इसको 5 ये मिला के 10 यहाँ पे रेफर करा गया है। क्यों? क्योंकि जब मोर देन 1 है तो स्टिल ये वाली कंडीशन लगेगी बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज एंड, बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज एंड। प्लीज अंडरस्टैंड, रिविजन लेक्चर में मैं इससे ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, मुझे आधा घंटा लग जाएगा इसके एग्जाम्पल्स लेने में, बस ये चीज समझ लो, ठीक है। और अगर आप कोई और डायरेक्टर हो इधर आ जाओ, आप मैनेजरल पर्सन नहीं हो इधर आ जाओ। अब बात आपकी जो रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे ना वो डिसाइड करी जाएगी मैनेजरल पर्सन के बेसिस पे कि वहां पे क्या कोई मैनेजरल पर्सन है। आपको ज्यादा पेमेंट नहीं मिलेगी, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 15 हो, टोटल 1%। और वहां पे कोई मैनेजर पर्सन नहीं है, लो थोड़ा बढ़ा लो, सर 5 दोगे? नहीं सर 3%, इतना ही मिलेगा आपको। क्लियर है? तो यहाँ पे 1-2 से फर्क नहीं पड़ता। इनकी रेम्यूनरेशन डिपेंड करी जा रही है कि वो लोग कितने अपॉइंटेड है, इनकी रेम्यूनरेशन डिपेंड करी जा रही है एंड बेस करी जा रही है कि भैया मैनेजर पर्सन अपॉइंटेड है या नहीं। एक मॉडिफिकेशन है निधि कंपनी के लिए, उसको क्विकली मैं रीड करवा रहा हूं। इन केस ऑफ अ निधि कंपनी इट शुड एंश्योर दैट ऑब्वियसली व्हाइल शेयर होल्डर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। सेकंड प्रोविजो टू 197(1) जो ऊपर हमने सारी अभी लिमिट्स पढ़ी, उसमें एक मॉडिफिकेशन करेंगे कि द रेम्यूनरेशन ऑफ अ डायरेक्टर हु इज नीदर MD डायरेक्टर और नीदर मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर for performing special services to Nidhi specified in AOA of the company may be paid by monthly payment subject to approval of the company in general meeting and 197। तो बेसिकली उसको एक पेमेंट अप्रूव कर रहे हैं जो कि इन परसेंटेज लिमिट से बाहर है, उससे हम लिंक नहीं करेंगे, वो हो सकता है उससे ज्यादा हो, बस प्रोवाइडेड शेयर होल्डर के इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड एंड नेसेसरी अप्रूवल्स आर ग्रांटेड इन द जनरल मीटिंग एंड ऑल्सो 197 बाकी तरीके से कंप्लाइड है। प्रोवाइडेड ऑल्सो, आप जनरल मीटिंग के अप्रूवल से भी बच सकते हो अगर A निधि does not have a MD, whole time director, manager, मतलब छोटी कंपनी है, कोई भी मैनेजरल पर्सन नहीं है। सेकंड कंडीशन, रेम्यूनरेशन पेएबल टू ऑल अदर डायरेक्टर्स, बिकॉज मैनेजरल पर्सन तो है ही नहीं, तो बाकी के डायरेक्टर्स को जो रेम्यूनरेशन दी जा रही है वो अप टू 10% है ऑफ द नेट प्रॉफिट्स और 15 lakhs विच एवर इज लेस। तो भैया ज्यादा पेमेंट नहीं करी जा रही, छोटी मोटी कंपनी है। एंड दिस रेम्यूनरेशन अंडर क्लॉज बी इज अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड इन दिस बिहाफ बाय निधि। तो ये बहुत ही एक बेसिक सा मॉडिफिकेशन है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं आना, बस एक बार रीड करके आप लर्न करके एक बार लर्न करके छोड़ सकते हो। अच्छा, अगर आपको वो स्पेसिफिक परसेंटेजेस के ऊपर जाना है तो SR तो पास करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखना कि कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ वही 4 लोग, सर बैंक्स, सर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स एंड एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड को यहाँ पे नहीं लेना, एंड डिफॉल्ट है तो उनका प्रायर अप्रूवल लो। किससे पहले लेना है? बिफोर टेकिंग अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग, क्योंकि आप उनका टाइम मत वेस्ट करो अगर आपको यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिली। अच्छा, सबसेक्शन 2 द परसेंटेजेस गिवन अबाउ आर एक्सक्लूसिव ऑफ द सिटिंग फीस पेड अंडर सबसेक्शन 5। ऑब्वियसली सिटिंग फीस अलग है, रेम्यूनरेशन अलग है। 197(3) रिपीट करी गई ये बात, नॉटविथस्टैंडिंग अबाउट 2 सबसेक्शंस इफ नो और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स पे एज पर शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में जो पेमेंट करी जा रही है दैट इज आल्सो एक्सक्लूसिव ऑफ सिटिंग फीस, दैट वी नो। अच्छा, मोड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, कैसे कैसे डिसाइड किया जाएगा रेम्यूनरेशन? सर आर्टिकल्स के द्वारा, OR के द्वारा, SR के द्वारा भी किया जा सकता है इफ आर्टिकल्स रिक्वायर। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लिखा गया, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट डिसाइड देयर ओन रेम्यूनरेशन। The remuneration payable to a director above shall be inclusive of remuneration payable to him in any other capacity। तो भैया तू कोई और काम कर रहा है, स्टिल हम उसको इसी में डाल देंगे, ये 1%, 3%, 5%, 10% में, लेकिन एक केस में नहीं डालेंगे, उसने प्रोविजो बताया। तो प्रोविजो दैट एनी रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज बाय डायरेक्टर इन अदर कैपेसिटी शल नॉट बी इंक्लूडेड इफ, 2 कंडीशन है। फर्स्ट, वो सर्विसेज प्रोफेशनल नेचर की है, एंड सेकेंड आपको उसकी एक कहते हैं ना एक अप्रूवल मिला हुआ है, किससे? कि इन ओपिनियन ऑफ NRC अगर 178 है, नहीं तो फिर बोर्ड के ओपिनियन में दैट डायरेक्टर पोजेसेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर दैट प्रोफेशन।
तो कोई प्रोफेशनल वगैरह है तो उसकी क्वालिफिकेशन भी है, इसका ओपिनियन लेना है आपको कि हाँ चलो एनआरसी से अप्रूवल मिल गया, अगर 178 है, नहीं तो बोर्ड से। सर सिटिंग फीस मिलेगी, यस कितनी मिलेगी, मैक्स टू मैक्स 1 लाख पर मीटिंग। ये क्यों मिलती है, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए या फिर कमिटी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, जैसे ऑडिट कमिटी हो गया, जैसे एनआरसी हो गया, वो सब चीजें। अच्छा, फॉर एनी अदर पर्पस भी दी जा सकती है, जैसा भी बोर्ड डिसाइड करे। दो चीजें ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर का सिटिंग फीस आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बैलेंस डायरेक्टर से कम नहीं मिलेगी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर को भी उतनी सिटिंग फीस पे करनी है, ज्यादा हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है। क्लियर है ये चीज, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन आ सकता है एडजंट बोर्ड मीटिंग पे ऊपर, बहुत इसके ऊपर भी कॉन्ट्रडिक्शन है, बट इन माय ओपिनियन एडजंट बोर्ड मीटिंग इज अ मियर कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग, तो उसको एक मीटिंग की तरह काउंट किया जाता है, तो उसको सेपरेट सिटिंग फीस नहीं देनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली सोचोगे तो एक केस बन सकता है, एक ऑल्टरनेट थिंकिंग बन सकती है कि सर दोबारा तो आ रहा है ना, वो दोबारा तो मीटिंग में आ रहा है ना, तो दे दो। तो इसके ऊपर अभी कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं है पेपर में, आई डोंट थिंक दे विल आस्क सच कंट्रोवर्शियल इश्यूज। सबसेक्शन 7 ओमिट हो चुका है। सबसेक्शन 8 कहता है कि 198 के हिसाब से नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। पेमेंट कैसे कर सकते हो, मंथली, स्पेसिफाइड परसेंटेज या फिर दोनों मिला के। Subsection 9, if excess remuneration is received by the director or managerial person without passing a special resolution, then he shall refund that amount to the company within 2 years or any lesser period specified by the company. And until such sum is refunded, he shall receive and he shall hold that particular excess amount in the trust of the company. If tomorrow company wants to waive that particular amount, waive off the recovery, it is possible, provided approval is taken by way of special resolution within 2 years from the date that sum becomes refundable. And before this approval, you have to ensure that there is no default in those 4 people: bank, public financial institution, non-convertible debenture holder, other secured creditor. Clear है, तो उनका अप्रूवल ले लेना अगर डिफॉल्ट है तो, ठीक है। अच्छा, जहां पे पैसा नहीं है या फिर एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है, तो उस केस में आपको शेड्यूल 5 फॉलो करना है, चाहे आप रेम्यूनरेशन इंक्रीज करने वाले हो, स्टिल शेड्यूल 5 नीड्स टू बी देयर। और ये इंक्रीज ऑफ रेम्यूनरेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, आर्टिकल्स के द्वारा, मेमोरेंडम के द्वारा, जनरल मीटिंग में द्वारा, एनीथिंग। सर्टेन डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड एज पर सबसेक्शन 12 इन द बोर्ड रिपोर्ट विच इज फॉर्मुलेटेड इन सेक्शन नंबर 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो पहले तो रेशियो आपको डिस्क्लोज करना है, हर एक डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन डिवाइडेड बाय मीडियन ऑफ एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन, प्लस सर्टेन प्रिस्क्राइब डिटेल्स एज पर रूल नंबर 5, जिसके अंदर सब रूल 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब रूल 2 में क्या बताना है, टॉप 10 एम्प्लॉइज जो आपका पैसा उठा रहे हैं, टॉप 10 एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन, एंड उसके सिवाय आपको हर एक उस एम्प्लॉय का भी नाम रेफर करना है जो अगर पूरे साल एम्प्लॉयड है तो साल का मिनिमम 1 करोड़ 2 लाख रुपए उठा रहा है, उसी को डिवाइडेड बाय 12 कर देना। तो इफ वो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है तो वही अमाउंट निकलेगा, 8.5 लाख रुपए महीना उसका बन रहा है। मतलब मोटा मोटा जैसे एक महीने में मैं ज्यादा दे रहा हूं, एक महीने में कम दे रहा हूं, लेकिन टोटल में अगर डिवाइड कर देता हूं मंथली, उसका 8.5 लाख बन रहा है, ठीक है। तो डिपेंड्स कि वो पार्ट है या फुल फाइनेंशियल ईयर है। एंड इफ एम्प्लॉयड थ्रू ईदर फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर or part thereof, but he was in receipt of such remuneration which may not be this much, 1 crore 2 lakhs or 8,50,000 per month, but it was in excess, it was at a rate which in aggregate is excess of that drawn by managerial person, and he holds himself along with his spouse and dependent children minimum 2% of the equity shares of the company। बहुत सारे MCQs बन सकते हैं इक्विटी शेयर्स के ऊपर, मिनिमम 2 के ऊपर, एंड यहाँ पे बस एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अमाउंट मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों कंडीशंस मैच हो रही है, एंड है और नहीं है। नेक्स्ट, ये जनरल डिटेल्स है सब रूल 1 में कि कितना इंक्रीज हुआ, मीडियन रेम्यूनरेशन, परमानेंट एम्प्लॉइज कितने हैं, वो सब चीजें। सब रूल 3 में कि स्टेटमेंट ऑफ सब रूल 2 to also include other details such as designation, remuneration, qualification, experience, again not very important. Subsection 13, what about the premium paid in respect of insurance taken for indemnification? अगर कोई आपने MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, CEO, CFO, CS उसके रिस्पेक्ट में उसके कोई गलती, उसकी इंटेंशनल गलती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई लायबिलिटी आ जाती है, उसके रिस्पेक्ट में आपने इंश्योरेंस ले लिया, उस इंश्योरेंस का प्रीमियम उसके मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो, अनलेस ही इज प्रूवन टू बी गिल्टी। ठीक है, नो अनलेस ही इज प्रूवन टू बी गिल्टी। ये सबसेक्शन 14 है, जनरल है कि एमडी या होल टाइम डायरेक्टर रिसीव्स कमीशन फ्रॉम द कंपनी, कुछ कमीशन उठा रहा है, क्या वो रिसीव कर सकता है कोई रेम्यूनरेशन या कमीशन फ्रॉम उसकी होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी? आंसर इज यस, मतलब ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड from receiving any remuneration or commission from the company's holding or subsidiary, provided there is a adequate disclosure by the company in the board report। बहुत ही स्पेसिफिक सा केस है, डायरेक्ट लर्न कर लेना, ज्यादा लिंकिंग मत करना, दिक्कत आएगी।
सबसेक्शन 15 पेनल्टी, उसको छोड़ दो। सबसेक्शन 16 डिस्क्लोजर्स इन ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143, वो बताएगा कि क्या सारी रेम्यूनरेशन 197 के हिसाब से है, क्या कोई एक्सेस में पेमेंट हुई तो उसकी डिटेल्स दो। 199 रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर लायबिलिटी। हम रिकवरी कर रहे हैं या तो करंट या तो पास्ट, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर जो भी हो उससे रिकवरी कर रहे हैं। सर क्यों रिकवरी कर रहे हैं? रिकवरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज हो गए, नेट प्रॉफिट्स चेंज हो गए, उसके हिसाब से उसकी लिंक्ड रेम्यूनरेशन चेंज हो गई। तो देखो, वेयर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस अंडर कंपनीज एक्ट और रूल्स। ओके, तो इन जनों से जो ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी रीस्टेटेड, मतलब अगर 18-19 के रीस्टेटमेंट करे जा रहे हैं, 18-19 में जिन ने रेम्यूनरेशन रिसीव करी उनमें अगर कोई चेंज आ जाता है तो हम रिकवरी करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रिकवरी कितनी होगी? जो एक्सेस पार्ट था, तो जितना भी उन्होंने एक्सेस पार्ट रिसीव किया इंक्लूडिंग एनी स्टॉक ऑप्शंस, जो उसको पेबल था एज पर द रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 1 करोड़ की पेमेंट करी, बनती 80 लाख थी एज पर रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो 20 लाख की रिकवरी कर लेंगे। 200 company to fix limit with regard to remuneration, notwithstanding anything in this chapter a company shall have regard to the factors while according its approval under 196 और 197 such as कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इंडिविजुअल का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस क्या है, एंड अदर मैटर्स एज पर रूल नंबर 6। ये जनरल है। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के हिसाब से कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, रिलेशनशिप बिटवीन काम एंड रेम्यूनरेशन, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन पॉलिसी डायरेक्टर्स की क्या है, एम्प्लॉइज से अलग है क्या, तो क्यों अलग है, कितनी अलग है, ऐसा तो नहीं कि आप एम्प्लॉइज के अगेंस्ट जा रहे हो, तो ये जनरल चीज है। सिक्योरिटीज वगैरह कितनी होल्ड कर रखी है, इसको रीड कर लेना। 201 अगेन अ वेरी वेरी प्रोसीजरल फॉर्म, कि हम अगर एप्लीकेशन फाइल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास MR2 में, तो उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कंप्लायंस करना पड़ता है। क्या क्या देखो, एवरी एप्लीकेशन टू CG शेल बी इन फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब MR2, वी ऑलरेडी नो। अब प्रोसीजरल कंप्लायंस देखो क्या करना है, प्रोसीजरल कंप्लायंस देखो क्या करना है। Before filing the above application, that is MR2, a general notice shall be issued on or by behalf of the company to the members indicating the nature of application। तो बताया जाएगा मेंबर्स को कि भैया ये प्रॉब्लम हुई है, ये पार्ट नंबर 1 में नॉन कंप्लायंस हुआ है, जिसके वजह से वी आर प्रपोजिंग MR2 फाइलिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सच नोटिस शैल बी पब्लिश एट लीस्ट वंस इन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वंस इन वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर इन द एरिया ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। क्लियर है, वहां पे जहां पे भी वो न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहा है। एंड कॉपीज ऑफ द नोटिस टुगेदर विद द सर्टिफिकेट regarding the due publication of the notice shall be attached to the application of MR. I hope this is clear. Okay, let's proceed ahead. Section number 202, very important। यहाँ पे हमने section 191 सेक्शन नंबर 191 के साथ भी लिंक कर लिया था while completing chapter number 2। प्लीज उस चीज को ध्यान रखना। कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजरल पर्सन, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस और इन कनेक्शन विद सच लॉस or retirement is payment, this kind of a payment is possible only for managerial person, मतलब MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर को ये पेमेंट अलाउड नहीं है। तो जब एक कंपनी अपने जनों को, अपने डायरेक्टर्स को पेमेंट करने की बात करेगी तो सेक्शन नंबर 202 लगेगा। एंड चेक करना कि उसमें वो कोई और डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, बिकॉज द पेमेंट इज नॉट एट ऑल अलाउड। यहाँ पे MCQ में गलतियां हो जाती है या कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती है कि ICAI विल ट्राई टू फूल यू, इट विल गिव यू ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन, लेकिन एंड में लिख देगा कि सर ये डायरेक्टर तो कोई और था, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सीधा लिखना है पेमेंट नॉट अलाउड परसुएंट टू सबसेक्शन 1। नेक्स्ट, ये जो पेमेंट कर रहे हो ना लॉस ऑफ ऑफिस, रिटायरमेंट के लिए, ये कई केसेस में अलाउड नहीं है। इन सम सर्कमस्टांसेस क्या है वो देखो। When the director resigns from his office as a result of restructuring of the company, reconstruction of the company, amalgamation of the company, and he is appointed as a managing or whole-time director or other officer of the new company, जो भी नई कंपनी बन रही है, राइट? तो भैया उसकी लॉस तो हुई नहीं ना, उसका तो फायदा हुआ है, नई कंपनी में जॉब मिल गई, क्यों दे रहे हो पेमेंट? क्लियर। Where the director resigns from his office otherwise than on reconstruction of the company or its amalgamation as aforesaid। भाई तू छोड़ के जा रहा है, तू रिजाइन कर रहा है, 168 में छोड़ के जाता है, तो भाई तू चले जा, फिर हम थोड़ी ना पेमेंट देंगे, इस बात पे तेरी मर्जी थी, हमने थोड़ी ना निकाला है। नेक्स्ट, वेयर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इज वेकेटेड अंडर सेक्शन 167 में गलतियां होती है, इसीलिए वेकेशन होती है, वेकेशन होएगी तो 202 में पेमेंट नहीं मिलेगी। वेयर द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप वेदर बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल और वॉलेंट्रीली। सर वॉलेंट्री वाली जो वाइंडिंग अप है ना वो खत्म हो चुकी है, अब एग्जिस्ट नहीं करती। वाइंडिंग अप में आपने पढ़ा होगा, प्रोवाइडेड द वाइंडिंग अप वाज ड्यू टू नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर की गलती की वजह से कंपनी के ऊपर ताले लग रहे हैं और तुम पेमेंट मांगने आ रहे हो, शर्म नहीं आती? बस इस वजह से आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। Where the director has been guilty of fraud or breach of trust in relation to or gross negligence in
or in relation to gross mismanagement of the conduct of the affairs of either the company or any subsidiary of the company or holding company thereof. Associate यहाँ पे included नहीं है, ध्यान रख लेना, MCQ बन सकता है, बहुत ही प्यारा. When the director has instigated मतलब जैसे कहते हैं ना उस चीज को करवाना, instigate करना. तो इंस्टिगेट किया है या टेकन पार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ब्रिंगिंग अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस. अरे भाई तूने खुद ही अपना टर्मिनेशन कराया है, पेमेंट किस बात की ले रहा है? ठीक है, ओके. सब सेक्शन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कैलकुलेशन. सर कोई भी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ना हमें चाहिए एक पैसा और हमें चाहिए कुछ ईयर्स. तो हमें चाहिए कुछ पैसा, कुछ एक अमाउंट, उसको मल्टीप्लाई करना है कुछ ईयर से. तो वो पैसा कैसे निकालेंगे? एक साल का अमाउंट कैसे निकालेंगे? एवरेज रेम्यूनरेशन ले लेंगे लास्ट 3 साल का, और अगर 3 साल से कम वो एम्प्लॉयमेंट में रहा है तो उन पर्टिकुलर साल का या 2 साल का या 1.5 साल का या 1 साल का. एंड ईयर्स कितने लेने हैं? मैक्स टू मैक्स 3 साल की पेमेंट करी जाएगी, और उससे कम आपका रिमाइंडर बचा है कि आपका बची हुई जॉब ही 1 साल की थी, तो हम आपको 1 साल की पेमेंट करने देंगे. तो उसको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पॉसिबल है अंडर सेक्शन 202. एक प्रोविजो लगाया गया कि सच पेमेंट इज प्रोहिबिटेड. आप इसको इस लिस्ट के साथ भी लर्न कर सकते हो, इस पर्टिकुलर के साथ, कि पेमेंट नहीं करी जाएगी. ठीक है, अब देखो 3 चीजें आपके दिमाग में, 3 चीजें आएगी कि सर प्रोहिबिशन क्यों हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ. तो देखो क्या हुआ, कमेंसमेंट हुई वाइंडिंग अप की, कब हुआ, वेदर बिफोर और एट एनी टाइम विद इन 12 months आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीज टू होल्ड ऑफिस. मतलब जब उसने ऑफिस छोड़ा उसके 12 महीने के बाद वाले टाइम पीरियड में ये वाइंडिंग अप हुई, और उसके बाद हमने उसकी प्रोहिबिट क्यों करी? If the assets of the company on the winding up after deducting the expenses are not sufficient to repay the shareholders including premium if any contributed by them. यहाँ पे एक्चुअल में वो प्रीमियम जो पे किया जाता है वो वापस नहीं किया जाता, बट आपको टोटल में लेना है कि शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स ने पैसा कितना दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम. 100 रुपए का शेयर 120 में हुआ तो आपको 120 लेना है. तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि सारे शेयर होल्डर को 120 के हिसाब से पेमेंट करी जाए. तो इन तीनों अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती है, इन दैट केस नो पेमेंट टू द डायरेक्टर, मतलब मैनेजरल पर्सन. अच्छा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रोहिबिट पेमेंट टू एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ सर्विसेज इन एनी अदर कैपेसिटी. उसको नहीं छेड़ेंगे, वो अदर कैपेसिटी है. अच्छा, टू डिसएंटाइटल द मैनेजरल पर्सन अंडर दीज क्लॉजेस मियर एलिगेशंस इज नॉट इनफ. हम ये नहीं बोल सकते फ्रॉड हुआ, गिल्टी है, पेमेंट नहीं देंगे. प्रूफ करो, मियर एलिगेशंस आर नॉट इनफ. अच्छा, नोट फॉर सेक्शन नंबर 202. सपोज एक कंपनी में ये केस हुआ, उन कंपनी ने बोला चलो यार 1 लाख रुपए देके अभी छोड़ दो, फिर देखते क्या होता है. फ्रॉड वाला केस था सपोज, और सपोज 3 महीने में ये चीज प्रूव हो जाती है कि यस ही वाज इंडीड गिल्टी ऑफ फ्रॉड. कंपनी ने बोला भाई जो तेरे को 1 लाख रुपए दिया था ना वो वापस कर, क्योंकि उस टाइम तो मैंने ऐसे ही दे दिया था. क्या वो बंदा वापस करेगा पैसा? इज द डायरेक्टर, इज द मैनेजरल पर्सन लायबल टू रिफंड दैट अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज? आंसर इज नो. Answer is no. He was under no obligation to disclose his real deeds. कंपनी ने पेमेंट क्यों करी? पहले उसकी गलती है कंपनी की, वापस नहीं करेंगे जी पैसा. और इस चीज का एक केस लो आया, बेल वर्सेस लेबर. बेल वर्सेस लेबर ब्रोस हमने क्वेश्चन बैंक में भी कवर कर रखा है हमारी, और यहाँ पे भी आपको रेफरेंस दे दिया है. लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 203 जल्दी से. अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी. सब सेक्शन 1 ने क्या बोला? सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज टू हैव अ होल टाइम केएमपी. हम एक केएमपी की डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 51 में भी, लेकिन यहाँ पे हम होल टाइम केएमपी स्पेसिफिकली दोबारा पढ़ेंगे. एमडी या सीईओ या मैनेजर, और अगर ये जने नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर हमारा होल टाइम केएमपी मान लिया जाएगा. नहीं मतलब इसको छोड़ के एक और कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएफओ, ये सारे के सारे होल टाइम केएमपी में आएंगे. सर एक क्वेश्चन लिंक करवा रहा हूं बिकॉज ये कॉम्प्रिहेंसिव है, क्वेश्चंस भी लिंक कराऊंगा जहां जरूरत लगेगी. अगर मेरे पास एक बंदा है जो सीए है, जो सीएस है, उसको बोला काम कर, तू सीएफओ भी बन जाना और तू सीएस भी बन जाना, 2 जनों को 1-1 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ेगी, तेरे को 1.5 लाख दे देते हैं. क्या ये हो सकता है? आंसर इज नो. सर क्यों? 2 रीजन है, क्विकली समझ लो. एक तो वर्ड दिया है एंड मतलब ये अलग, और दूसरा वर्ड है होल टाइम. 1 पर्सन कैन नॉट एक्ट होल टाइम सीएस एंड होल टाइम सीएफओ. एक टाइम पे वो एक ही काम कर सकता है, तो वो पार्ट टाइम बन जाएगा. राइट, ये दोनों रीजंस आपको पेपर में लिख के आने हैं. प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज कौन कौन सी है जिनको होल टाइम केएमपी चाहिए होगा? रूल नंबर 8 के हिसाब से एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़.
और सर कुछ जनों के लिए ना होल टाइम हमने सिर्फ CS बोल रखा है। अगर कुछ कंपनीज होती है उनसे काम ना होएगा नहीं, वो अपने काम में गलती कर देंगे, सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस नहीं करेंगे, सो वी रिक्वायर एन ऑफिसर। उन्होंने उनको बोला कि भैया तुम होल टाइम CS लगाओ, नहीं तो तुम कंपनीज में गलती कर दोगे। और वो कंपनीज कौन सी पकड़ी उन्होंने? वो प्राइवेट कंपनीज जिनका एक अच्छा खासा शेयर कैपिटल है, क्या? मिनिमम 10 करोड़। ठीक है, यहाँ पे 5 करोड़ और कुछ एक अलग अलग चीजें होती थी। देयर वाज सम अमेंडमेंट इन रूल नंबर 8A। तो आई होप आपके मटेरियल में ये अपडेटेड है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे होल टाइम CS, यहाँ पे होल टाइम KMP। तो उन कंपनीज को, उन प्राइवेट कंपनीज को जिनका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, रिक्वायर अ होल टाइम CS टू एंश्योर कि उनकी सारी कंप्लायंसेस हो रही है। अच्छा, फर्स्ट प्रोविजो, प्रोहिबिशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ वन पर्सन ऑन सर्टेन पोस्ट एट सेम टाइम। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड, और अगर हो रखा है तो फिर बाद में हम उसको बोलेंगे भाई तू रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। क्या क्या? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एज पर द आर्टिकल्स, इन पर्सन्स ऑफ द आर्टिकल्स, एज वेल एज द MD और CEO ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम। तो प्रॉब्लम सेम टाइम के ऊपर है। क्यों सर? चेयरपर्सन और MD या फिर CEO बहुत ही दोनों अच्छी खासी पोजीशन है, दोनों के दोनों में वो काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको मना किया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, तो पढ़ते हैं। ठीक है, आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अनलेस, तो एक्सेप्शन पढ़ो, द आर्टिकल्स ऑफ सच अ कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज। मतलब आर्टिकल से कह रहा है कि हमारे बंदे बन सकते हैं, तो छोड़ दो भाई, फिर एक्ट कह रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। या फिर कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेस, सर एक ही काम करते हैं, बंदे को संभालने दो दोनों पोजीशन, MD और CEO एंड चेयरपर्सन की। अगर 10 काम होते तो आप मान लेते कि हाँ भाई नहीं रख सकते। क्लियर है? ओके। एक प्रोविजो लाया गया, सेकंड प्रोविजो, जिन्होंने बोला कि ये फर्स्ट प्रोविजो लगेगा ही नहीं। मतलब ये एक एक्सेप्शन बनी, ये एक एक्सेप्शन बनी, और ये एक और एक्सेप्शन बनी। क्लियर? तो 1 2 3। तो थर्ड एक्सेप्शन इन फॉर्म ऑफ सेकंड प्रोविजो विच सेज दैट फर्स्ट प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई टू दोस पब्लिक कंपनीज जिनके दो कंडीशंस कंप्लाई हो रही है। फर्स्ट, पेड अप शेयर कैपिटल उसका मिनिमम 100 करोड़ अलॉन्ग विद टर्नओवर मिनिमम 1000 करोड़ एंड विच इज एंगेज्ड इन मल्टीपल बिजनेस, और हर एक बिजनेस के लिए अलग CEO लगा हुआ है, अलग CEO लगा हुआ है। तो फिर उस केस में वो MD एंड चेयरपर्सन साथ में शायद बन सकता है। क्लियर ये चीज? तो उसमें सेकंड प्रोविजो लगेगा ही नहीं। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी होल टाइम KMP, हर एक होल टाइम KMP कैसे अपॉइंट किया जाएगा? बोर्ड रिजोल्यूशन के द्वारा। क्या वो बोर्ड रिजोल्यूशन सर्कुलेशन 175 में हो सकता है? आंसर इज नो। और प्लस उस रिजोल्यूशन में सारे टर्म्स कंडीशंस डिस्क्लोज होने चाहिए, इंक्लूडिंग उसको पैसा कितना दे रहे हैं। ठीक है, दिस रिजोल्यूशन शैल बी पास्ड एट बोर्ड मीटिंग। ऐसे मार्क कर लो 175 क्रॉस। अच्छा सर, वन पर्सन कैन एक्ट एज अ होल टाइम KMP इन हाउ मेनी कंपनीज एट द सेम टाइम? वन एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडियरी कंपनी, वन एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडियरी, सो काइंड ऑफ होल्डिंग, और फिर होल्डिंग के बाद सब्सिडरी में वो लग सकता है, राइट? सो होल टाइम KMP शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडरी एट द सेम टाइम। सर आप कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हो, कोई क्वेश्चन बताओ ना इसके ऊपर। यस, बहुत ही ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा, रिवीजन है, क्लास नहीं है। ये है होल्डिंग कंपनी, ये है सब्सिडियरी कंपनी। मिस्टर एक्स होल्डिंग कंपनी में होल टाइम KMP है, क्या वो सब्सिडरी में लग सकता है? आंसर इज यस। आपने अभी भी तो बताया। सपोज, ध्यान से प्लीज, वो सब्सिडरी कंपनी में होल टाइम KMP है, अब क्या वो होल्डिंग कंपनी में लग सकता है? आंसर इज नो। उल्टा पॉसिबल नहीं है, उल्टा पॉसिबल नहीं है। होल्डिंग में है फिर सब्सिडरी में लग रहा है, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना सीखो। सब्सिडरी में है, ये नहीं लिखा है वन एक्सेप्ट इन इज होल्डिंग कंपनी, गलत हो जाएगा। सर आप इस चीज का कोई प्रूफ दे सकते हो? यस, आपके ICAI ने ही ये चीज पूछ रखी है, लास्ट वाले के मॉक टेस्ट में या RTP में, ध्यान नहीं मुझे एग्जैक्टली, बट पूछ रखा है, राइट? प्लीज, राम और ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, प्लीज इस चीजों का ध्यान रखो। आपको बहुत बढ़िया पॉइंट बताया वाला। ओके, इसके ऊपर एक लॉजिकल कंफ्लिक्ट कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक होल टाइम डायरेक्टर है या फिर एक होल टाइम KMP, कोई भी ले लो, वर्ड क्या है? होल टाइम। तो कहने की बात है कि अगर मैं 2 कंपनीज में अलाउ कर रहा हूं तो फिर मैं होल टाइम कैसे बनूंगा? होल टाइम के लिए मुझे एक कंपनी में रहना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक लॉजिकल हम कह सकते हैं कि ये लेक्यूना है कि लॉ ने बोल तो दिया कि सब्सिडी में लग जाए, लेकिन फिर वो होल टाइम कैसे बोलेंगे? बट पेपर में नहीं पूछेंगे। आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क, बट इफ दे आस्क देन यू शुड राइट दिस ओनली, नॉट एज पर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ होल टाइम। अच्छा, अ KMP कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। होल टाइम KMP आपके पास भाग के आया, सर मैं होल टाइम KMP हूं, दूसरे कंपनी में होल टाइम KMP नहीं बनना चाह रहा, डायरेक्टर बनना चाह रहा हूं, बनने दो ना। यस, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्टर होल टाइम KMP नहीं है। वो कह रहा है मैं MD होल टाइम डायरेक्टर वगैरह नहीं बन रहा, नॉर्मल डायरेक्टर बन रहा हूं, दो ना। ठीक है, बन सकते हो, बोर्ड की परमिशन ले लेना। थर्ड प्रोविजो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट, कहां रेफरेंस दिया था इसका? UBR में, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन में। कहां चाहिए होता है UBR? जल्दी से बताओ। 186 और यहां पे। सर बहुत टैलेंटेड बंदा है,
एक कंपनी में एमडी या फिर मैनेजर की तरह काम कर रहा है, उसको हमारी कंपनी में मतलब दूसरी कंपनी में एमडी या मैनेजर की तरह काम कर रहा है, हमारी कंपनी में उसको एमडी लगवा देते, हमारे कंपनी में उसको एमडी लगवा देते हैं। लगवा ले, यस। क्या क्या कंडीशन है? स्पेसिफिक नोटिस एंड यूबीआर। ध्यान से, सिचुएशन इन विच वन पर्सन कैन बी अ केएमपी इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम। सेकंड प्रोविजो इग्नोर कर देना, ट्रांजिशनल प्रोविजन है, थर्ड प्रोविजो करवा रहा हूं। अ कंपनी में अपॉइंट और एम्प्लॉय अ पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर स्मार्ट हु इज ऑलरेडी अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ मैक्स टू मैक्स वन अनदर कंपनी। कंडीशन क्या है? यूबीआर पास करना है एंड स्पेसिफिक नोटिस देना है, मतलब एजेंडा डिस्क्लोज करना है। किसको? टू ऑल द डायरेक्टर्स जो कि इंडिया में है। ये चीज कभी कभी बच्चे नहीं लिखते, देन इन इंडिया, और नंबर कट जाता है। ठीक है, सारे डायरेक्टर्स नहीं जो इंडिया में, उनको देना, क्योंकि उनको बुला के यूबीआर पास कराना। अगर कोई वैकेंसी हुई होल टाइम केएमपी में तो बोर्ड फिल करेगा। कहां फिल करेगा? बोर्ड मीटिंग में फिल करेगा। 175 नहीं हो सकता। कितने टाइम में फिल करेगा? विद इन 6 मंथ्स। गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक सबसेक्शन 4A ऐड करा गया, जिसके थ्रू बेसिकली उन्होंने बोल दिया कि ये पूरा का पूरा सेक्शन नहीं लगेगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, सीईओ, मैनेजर और इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। पूरा का पूरा सेक्शन नहीं लगेगा। क्लियर है ये चीज? तो उस केस में वैकेंसी, ये पूरे ये टाइम लिमिट्स, ये कुछ भी नहीं लगेंगे, ये कुछ भी नहीं लगेंगे। ठीक है, ये कुछ भी नहीं लगेंगे। ओके, सबसेक्शन सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ बिगर कंपनीज। तो कौन सी कंपनीज के लिए? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज। प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज में 2 आ गई। हर एक कंपनी, ये अमेंडमेंट पार्ट था, ये अमेंडमेंट पार्ट था, ध्यान रखना, आपका अपडेटेड है ना मटेरियल। एवरी कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स फ्रॉम स्पेसिफिकली 2 टाइप्स ऑफ पीपल मतलब 2 टाइप्स ऑफ एंटिटीज, बैंक्स और पीएफआई। ठीक है, इंडिविजुअल वगैरह से लोन एक्सक्लूड कर देना। उनसे लोन लिया हुआ है 100 करोड़ का, या फिर एवरी पब्लिक कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है या टर्नओवर 250 करोड़ है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये कंपनीज क्या करेंगी? अपना सेक्रेटरियल ऑडिट कराएगी एंड उसके साथ सेक्शन 134 के बोर्ड रिपोर्ट के साथ उस ऑडिट रिपोर्ट को भी, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट को भी लगा देगी। एंड गिवन वो फॉर्म क्या होता है? फॉर्म नंबर MR3। ओके, ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज। ये एक जनरल दोबारा क्वालिफिकेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस जो भी होंगे सीएस के द्वारा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ये जनरल है। 205 फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, एक बार रीड कर लेना, सारे काम वाम करवाना, इंश्योर करना कि कंप्लायंसेस हो रहे हैं एंड जनरल मीटिंग और उसमें कोई रिजॉल्व करना क्वेरीज, अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंटेशन देना, ये सारे काम होते हैं। 198 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स, बहुत बच्चे करके नहीं जाते। आईसीआई मटेरियल में 2 बार पूछा गया है, क्लास में अच्छे से हुआ है, क्वेश्चन बैंक में कवर करा गया है, मेरे हिसाब से कर लेना। ये क्वेश्चंस वैसे वाले होते हैं जो डिफरेंशिएट करेंगे भीड़ को, मेजॉरिटी नहीं करके जाएंगे, जो करके जाएगा वो आगे बढ़ेगा। प्रोफेशनल एग्जाम है, प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ना है, दूसरों से आगे बढ़ना है। तो 198 को मैं क्विकली करवा रहा हूँ, आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। डू नॉट गिव क्रेडिट इन पीएनएल फॉर द फॉलोइंग, मतलब सर पीएनएल में क्रेडिट साइड में ये चीजें नहीं आएंगी। क्या क्या? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज अनलेस कंपनी का धंधा है, अनलेस इट इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका रोज का काम है शेयर्स इशू करना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, क्योंकि ये रेकरिंग नहीं होता, कभी कभार हुआ है। कैपिटल प्रॉफिट्स रेकरिंग नहीं होते। कैपिटल प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ अंडरटेकिंग, फिक्स्ड एसेट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अनलेस द कंपनी इज इन दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस, इधर होली या पार्टली भी चल जाएगा, क्योंकि उस केस में फिर रोज का काम हो जाएगा। सर फिक्स्ड एसेट्स के सेल में ना ये एक चीज लिखी गई है जो हमें कभी समझ नहीं आती, एग्जाम्पल दे दो। ठीक है सर, एग्जाम्पल से समझ लेते, बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले समझ लेते क्या बोल रहे हैं। इफ सेल वैल्यू इज मोर देन WDV, एग्जांपल ले लो, जो भी चीज ना समझे उसका एग्जांपल लो। WDV 8 है, ठीक है, सेल वैल्यू हुई है 12 की, प्रॉफिट कितना हुआ? 4। वो कह रहे क्रेडिट दे देना, मतलब प्रॉफिट को पीएनएल में रूट कर देना, डाल देना, 4 डाले या कुछ और डाले, फॉर सो मच ऑफ द एक्सेस एज इट डज नॉट एक्सीड ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV। ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे 10 थी, मतलब 2 का डिप्रिसिएशन लग गया था, तो फिर इस केस में मैं 2 का क्रेडिट दे सकता हूं। मतलब इन शॉर्ट में बोलूंगा कि डेप्रिसिएशन रिवर्स्ड, या मैं इसको एक छोटा सा प्यारा नाम दे दूं, डेप्रिसिएशन रिवर्स। हाँ सर दे दो, समझ आ जाएगा ना इससे? यस सर, आगे बढ़ो। चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी रिजर्व्स और सरप्लस इन पीएनएल ऑन मेजरमेंट ऑफ द असेट और लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू के चेंजेस कोई असली में प्रॉफिट्स नहीं होते। अनरियलाइज नोशनल गेन्स ऑन रिवैल्यूएशन, बेकार प्रॉफिट्स है। क्रेडिट दो, पीएनएल में क्रेडिट करो, बाउंटीज एंड सब्सिडीज फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूटेड और ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय एनी गवर्नमेंट अनलेस सीजी डायरेक्ट अदरवाइज। मतलब अनलेस एंड अनटिल सेंट्रल गवर्नमेंट सेज कि नहीं आप जो हो इसको यू कैन नॉट क्रेडिट इट, आप नहीं कर सकते क्रेडिट, तो छोड़ देना वरना फिर करना है। अच्छा, डू नॉट डिडक्ट द फॉलोइंग इन पीएनएल, मतलब डेबिट नहीं होंगे।
मतलब डेबिट नहीं होंगे। क्या क्या? जो आपका इनकम टैक्स वगैरह होता है या जो भी सुपर टैक्स पेबल होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वॉलेंट्री कंपेंसेशन पेड, मतलब आपकी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं थी, वो आपके ऊपर कोई कोर्ट ने नहीं बोला पेमेंट करने के लिए, आपने खुद से कोई कंपेंसेशन दिया तो वो आप डेबिट नहीं कर सकते। कैपिटल लॉस वगैरह आप डेबिट नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन डिडक्ट डब्ल्यूडीवी माइनस सेल वैल्यू। 10 रुपए की डब्ल्यूडीवी थी, 4 रुपए में स्क्रैप हुआ है तो 6 डेबिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स लायबिलिटीज वही वाला फेयर वैल्यू के चेंजेस है। अच्छा, अब डेबिट कर देना सारे खर्चे, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक्सेप्ट 197 कैलकुलेशन, बिकॉज 197 में हम यही चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चीज माइनस नहीं करी जाएगी। बोनस, कमीशन, सैलरी, होल टाइम हो पार्ट टाइम हो, टैक्सेस ऑन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एक्सेस प्रॉफिट या स्पेशल रीजन की वजह से अगर कोई टैक्स या स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से कोई टैक्स लगाया जा रहा है तो वो माइनस कर देना, ठीक है। पर नॉर्मल इनकम टैक्स, सुपर टैक्स नहीं माइनस कर सकता। सारे इंटरेस्ट माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू खर्चे माइनस कर देना, 181 का चैरिटेबल माइनस कर देना, सेक्शन 123 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस कोई है तो अलाउड है आपको। कंपेंसेशन अराइजिंग फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, लीगल मतलब आपको कोर्ट ने बोला सर वॉलेंट्री लायबिलिटी, वॉलेंट्री कंपेंसेशन नॉट अलाउड। कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है इसके रिस्पेक्ट में जो आपने लायबिलिटी ले रखी थी उसके रिस्पेक्ट में, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम भी अलाउड है। बैड डेट्स भी आप माइनस कर सकते हो। और इसी के साथ सर हम चैप्टर नंबर 3 को खत्म करते हैं। ज्यादा टाइम हमें नहीं लगा है, कितना लगा अप्रोक्सीमेटली चलो वो देख लेंगे, कोई बात नहीं। एंड आई होप कि इस चैप्टर से आपको एक क्विक रिवीजन मिल गई हो। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं सारी चीजें कराऊं, एंड हर एक पॉइंट ऑब्वियसली कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस भी मैंने साथ साथ लिंक करने की कोशिश करी जहां जहां मुझे लगा इंपॉर्टेंट गलतियां होती है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर आवर चैप्टर नंबर 3। उसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर उठाना है। एंड टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी पॉजिटिव, स्टडी हैप्पीली, एंड जस्ट बी सेफ। बाय।